छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भूपेश बाघेल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती अभी तक कैद में हैं, महबूबा मुफ्ती अभी भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोनों को रिहा कर दिया गया है। और उन्होंने इशारा ये किया कि इसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है और ये तक कहने की कोशिश की कि सचिन पायलट ने का जो ये रीसेंट मूव है राजस्थान में, जिसमें उन्होंने उनके साथ 18 एमएलएज हैं और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे, शायद कोई अपना दल बनाएंगे, कोई अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन उनके स्टेप से जो राजस्थान की सरकार है वो स्थिर हो गई, अनस्टेबल हो गई है। हालांकि गहलोत एक एक्सपीरियंस्ड और मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, अभी तक बाजी पलटी नहीं है, अभी तक बाजी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई है और ना ही मुकम्मल तौर पर राजस्थान के इस समय के मुख्यमंत्री के पाले में है। और सब कुछ निर्भर है राजेश पायलट, जो राजीव गांधी के दोस्तों में से थे, उनके पुत्र सचिन पायलट के ऊपर, जिनके साथ ये बताया जा रहा है कि 18 के करीब 18 एमएलए बताया जा रहा है कि उनके साथ हैं। अब उमर अब्दुल्ला का कनेक्शन भूपेश बाघेल ने निकाल लाया और इस पर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुप हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्हें उमर अब्दुल्ला ने टैग किया, वो भी खामोश हैं। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि भूपेश बाघेल ने जो बात कही है उस बात को लेकर वो आहत हुए हैं, दुखी हुए हैं। उन्होंने उन्हें धमकी भी दे डाली कि मेरा वकील आपसे बात करेगा, आपने ये बेबुनियाद इल्जाम मुझ पर और मेरे पिताजी पर लगाए हैं और हमें सचिन पायलट जो कुछ राजस्थान में कर रहे हैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भूपेश बाघेल ने कहा वो दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक ये कि कांग्रेस की राजनीतिक मशीनरी जो है वो काम करना बंद कर चुकी है। कांग्रेस इस इंटरनल क्राइसिस के समय इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही कि 18 लोग इनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जाना क्यों चाहते हैं, सचिन पायलट इनसे दुखी क्यों हैं और माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इस समय मध्य प्रदेश के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से हैं। और उन्होंने इस चीज को भी इंश्योर किया कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उस एक्सपेंशन में जितने भी साथी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन तमाम को मंत्री बनाया गया। अब यह चीज उन्होंने सुनिश्चित की। दो चीजें यह दर्शाता है, एक, भारतीय जनता पार्टी के पास वो राजनीतिक मशीनरी है जिसमें वो एंटाइस कर पा रहे हैं युवा नेता जो कांग्रेस के अंदर हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि उनका भविष्य अगर कहीं सिक्योर है तो बीजेपी में है, पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं और उसके बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को उन पार्टी के साथ चले हुए 20, 25, 30 साल से नहीं, 40, 50 साल से जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ चल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी मोल लेते हुए जिस कांग्रेस के बड़े नेता को अपनी पार्टी में लाती है, उसे इंपॉर्टेंट पोजीशन भी देती है और उससे काम भी लेती है। अगर आप इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट है, जो केंद्र में मंत्री हैं, अगर उसको भी आप देखेंगे तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस यूपीए 2 में लालू प्रसाद यादव को मंत्री उन्होंने नहीं बनाया। जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया क्यों नहीं बनाया, तो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खूबसूरत कलमा कहा। उन्होंने कहा, ये दिल्ली है, यहां अगर आप कुछ लेकर आते हैं तभी जाकर आपको मंत्री बनाया जाता है। लेकर आने का मतलब यह कि अगर मेरे पास ज्यादा एमपी होते तो शायद मुझे भी मंत्रिमंडल दिया जाता, लेकिन चूंकि मेरे पास इतने एमपी है नहीं, इसीलिए मुझे मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, इसीलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपने इस दूसरे टेन्योर में भी
जो इनके एलाइड पार्टनर्स हैं, मान लीजिए कहीं एक ही एमपी जीत कर आया वो मंत्री है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्हें भी ये महसूस होता है कि हमें इज्जत और रुतबा कंपैरेटिवली जब हम कांग्रेस के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमें ज्यादा मिलता है। हमारी ताकत कम हो जाए या हमारी ताकत ज्यादा हो जाए उस पर निर्भर नहीं है, निर्भर यह है कि आने वाले दिनों में राजनीति किस ओर जाएगी। बीजेपी उन तमाम चीजों को लेकर फैसले लेती है, ऐसा उन लोगों को लगता है। अब राजस्थान का ये जो इंटरनल क्राइसिस है, इसमें उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लेने का मतलब और मकसद क्या है? वही जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस की परेशानी ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काउंटर नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, पिछले 6 साल से लगातार जिस तरीके का उनका कनेक्ट लोगों के साथ है, उस कनेक्ट के चलते कांग्रेस को यह समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोगों के बीच में अपनी बात लेकर किस तरीके से जाएं। एक मजबूत विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल कांग्रेस के शासनकाल में किया, लेकिन 6 सालों में एक भी बार कभी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पे काम कर रही है। अब यहां पर यह कहना कि जी कांग्रेस के समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को या बाकी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएं तो कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में ये तमाम काम किए हैं। जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, माफ कीजिएगा, एक सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रात को एक पुलिस वाला जाके गिरफ्तार करके जेल भेज देता है, यह भी इतिहास का एक हिस्सा है, यह हुआ है इतिहास में। और उसके अलावा कांग्रेस ने 75 से लेकर 84 तक का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से, किस किस इंस्टीट्यूशन को कैसे कैसे कमजोर किया गया, वो इतिहास का हिस्सा, ये सब कुछ कांग्रेस के समय में हुआ है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या अन्य बाकी दल जिन लोगों ने अलग अलग वक्तों में कांग्रेस के समय में परेशानियां झेली, उन लोगों ने ये तमाम तकलीफें झेली, क्या उन्होंने विपक्ष का काम करना बंद किया? बिल्कुल नहीं। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ये पार्टियां लड़ती रही। बीजेपी भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर 10 साल लड़ती रही, लेकिन कांग्रेस पिछले 6 साल में सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले करने के और कुछ भी नहीं कर पा रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से निकल जाते हैं, सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार बनती है। बिहार में आपने देखा होगा आरजेडी और भाजपा की सरकार बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है, किसी किस्म की कोई परेशानी सरकार को नहीं आ रही। जहां जहां जिस जिस जगह सरकारें बीजेपी ने बनाई हैं, किसी भी पार्टी के साथ वो सरकारें चली हैं, कामयाबी के साथ चली हैं, उन सरकारों को कोई ज्यादा बड़ी परेशानी भी नहीं आई। वजह क्या है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी खींचतान चल रही है। राजस्थान में सरकार थी, लगातार खींचतान लगी हुई थी। मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां जिस समय मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और कांग्रेस जीती तो कोई ऐसी न्यूज मैगजीन और कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसने यह नहीं कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को राजस्थान में रिवाइव किया है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस जीती तो हर व्यक्ति यह कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। वहां भी एक एक्सपर्ट हैंड को, एक पुराने आदमी को जो चुना गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर। किस चीज से डर, किस चीज का कांग्रेस को था? इंटरनल फैक्शंस का, आपसी झगड़ों का। उसके चलते मध्य प्रदेश से सरकार गई और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में है। अब राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी से दुखी हैं और आज की बात नहीं है, लंबे समय से ये मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच, उप मुख्यमंत्री के बीच में चलती आ रही है। और पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मजबूत के रखें पार्टी के ऊपर भी और साथ में सरकार के ऊपर भी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को हमेशा यह महसूस हो रहा था कि मेरा कद बहुत बड़ा है, मैंने मेहनत बहुत की है, राजस्थान में जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और मेरे मुकाबले में एक पुराने आदमी को चुना गया और उसे जिम्मेदारी दी गई कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक गहलोत का कनेक्ट लोगों के साथ राजस्थान में है, लेकिन उस कनेक्ट का कतई यह मतलब नहीं कि उन्हें ये बात समझाई नहीं जा सकती थी कि पार्टी के लिए यह सही है कि आपकी जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और आपको प्रदेश कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना शायद उन्हें मंजूर
नहीं था, इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कर दी गई सचिन पायलट के हवाले। साफ यह दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सरकार बनाने के बाद संगठन जरूरी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का कुछ अगर देखेंगे, सरकारें भी हैं लेकिन संगठन को मजबूत करने का काम भी लगातार हो रहा है। सरकारें भी हैं और तमाम लोग एक्सेसिबल भी हैं, आप मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो संगठन भी प्रायोरिटी है, सरकार भी प्रायोरिटी है, यह भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बनाने के बाद सिर्फ सरकार प्रायोरिटी है, संगठन को कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो नतीजा यह है कि आप संगठन के अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो आपको लगता है यार ये तो कोई खास पोजीशन नहीं है, मुख्यमंत्री की पोजीशन खास पोजीशन है। तो यानी हमें ओहदे से प्यार है, हमको संगठन से प्यार नहीं। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब मुसीबतें और परेशानियां कांग्रेस की आंतरिक हैं, लेकिन इन मुसीबतों और परेशानियों को कांग्रेस के ये नेता सर पे डाल रहे हैं, दाएं बाएं जो लोग हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपना एक कद रखते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002-2003 की दहाई में जिस समय एनडीए की सरकार थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनडीए सरकार का हिस्सा थे, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी के अन्य नेता पंजाब में उन्होंने मिलकर रैलीज एड्रेस करी हुई हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अपना एक कद है राजनीति में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज भी जम्मू कश्मीर को भारत के लिए पूरे विश्व भर में रिप्रेजेंट करने वाले एक बड़े फिगर माने जाते हैं। उसके बाद उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में उमर अब्दुल्ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। पूरे मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर आज के दिन भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि एकमात्र संगठन जो जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी के बाद लोगों के बीच में है, वो संगठन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस सच्चाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इतना इंपॉर्टेंट संगठन 370 और 35A के खात्मे के बाद यह सोचना और यह मानना कि अब यह संगठन जो है वो राजनीति नहीं करेगा, ये राजनीतिक फील्ड में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। उमर अब्दुल्ला दोबारा से राजनीति करना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थोड़े खामोश हैं क्योंकि 35 से 370 दो ऐसे मुद्दे थे जो पार्टी के कोर थे। अब वो इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। नई सोच और नए दौर के साथ अब उनको दोबारा से अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। हो सकता है ये राजनीति की शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में हो, मगर भूपेश बघेल का उमर अब्दुल्ला को लेकर यह कहना कि केंद्र सरकार को उन्होंने इसलिए, केंद्र सरकार ने उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि केंद्र सरकार को राजस्थान में सरकार बनाती है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता आज भी जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है उससे वाकिफ नहीं है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर जब कोई भी फैसला लेती है, वो फैसला पार्टी को ध्यान में रखते हुए, सरकार को ध्यान में रखते हुए या अपनी पार्टी का हित ध्यान में रखते हुए, कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी, इस समय बीजेपी है, पहले कांग्रेस रही है, हर फैसला स्ट्रैटेजिक फैसला होता है और हर फैसला जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाई का मतलब क्या है? अगर आपने देखा होगा तो कंसिस्टेंट स्टैंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और उमर अब्दुल्ला का आतंकवाद के प्रति, पाकिस्तान से जो आतंकवाद का को समर्थन मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके प्रति और आतंकियों के प्रति एक कंसिस्टेंट स्टैंड दोनों का रहा है। कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ है, इस पूर्ण विलय को लेकर राजनीतिक तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो सकता है राजनीति करें, लेकिन किसी का भी यह मानना या किसी का भी यह कहना कि उन्हें जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी होती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पार्टी का इतिहास यह है कि 1996 से लेकर 2002 तक की दहाई में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो यह इतिहास है, इस इतिहास को न भूला जा सकता है न मिटाया जा सकता है। तो कांग्रेस के नेता जब यह कहें कि भूपेश बघेल जब यह कहें, और वो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत बड़ी विक्ट्री थी उनकी, जब वो ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि सचिन पायलट के साथ कोई डील हुई थी, साफ तौर पर दर्शाता है
कि राजनीति की उनको सोच भी कम है और समझ भी कम है, और जब भारत सरकार कोई फैसला ले रही है वो उस भारत सरकार के फैसलों को किसी न किसी तरीके से ऐसा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि दिख जाएगी बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी होगी, वरना कुछ भी नहीं होने वाला था। और जो आंतरिक मसले कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कांग्रेस के संगठन के अंदर है, उन तमाम आंतरिक मसलों को, उन तमाम इंटरनल इश्यूज को पस्ते पुष्ट रखकर, बिल्कुल साइडलाइन करके, जो कोई मसला तो पार्टी के अंदर है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सचिन पायलट की डील हो गई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को लेकर। तो ये मेरा, इसीलिए अब दो चीजें यहां से बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि राजनीतिक कारणों से जो भूपेश बाघेल कह रहे हैं वो कह सकते हैं, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बड़ी पक्की दोस्ती रही है, 2009 से लेकर 2014 तक उन्होंने सरकार चलाई है, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बीच में बड़े करीबी संबंध रहे हैं। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस को अगर छोड़कर जा रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि मामूली अपनी आंतरिक संगठन की परेशानियों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो कांग्रेस के दोस्तों को उससे दूर करती जा रही है। और इसके बीच में आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता और उनके तमाम लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, दोनों नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को लेकर जब से 370 हटा है और उसके बाद से लेकर आज तक जो बयानबाजी की है, जो बात की है, उसमें लफ्जों का और लहजे का बड़ा ख्याल रखा है। यानी कोशिश यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक हालात को ठीक करना और राजनीति को दोबारा से शुरू करना और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वाइब्रेंट बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा एक अहम रोल रहेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी तक आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला के ऊपर कोई बड़ा हमला करते हुए नहीं देखा होगा। राजनीति की सोच और समझ कांग्रेस के नेताओं के पास है, मगर आंतरिक संगठन की परेशानियों के चलते कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कांग्रेस के दोस्तों को उससे दूर करने का काम कर रही है। और कल अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई राजनीतिक समीकरण बन जाए और लोकतंत्र दोबारा से, जब यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा, चुनाव होंगे और चुनाव में अगर कोई ऐसा समीकरण बन गया तो कांग्रेस उस वक्त इल्जाम किसको देगी? सचिन पायलट कांग्रेस की आंतरिक संगठन की परेशानियों का नतीजा है। उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाई को जोड़ना अक्लमंदी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महबूबा मुफ्ती को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं छोड़ा गया। कंसिस्टेंट स्टैंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती का 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, 3.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार चली पीडीपी बीजेपी की, उसमें क्या कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में महबूबा मुफ्ती को भी के ऊपर से भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाया जाए और उन्हें भी छोड़ दिया जाए ताकि वो भी राजनीति करना शुरू करें। कोशिश केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर में अभी तक जो सामने हालात बन रहे हैं उनमें एक ही लग रही है, वो कोशिश ये है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद को, नौजवानों को पढ़ाने की कोशिश न करे। अलगाववाद को किसी भी तरह का कोई भी संरक्षण, कोई भी प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर में ना मिले। राजनीति जम्मू कश्मीर में हो, खुल के हो, लेकिन राजनीति डेवलपमेंट, राजनीति इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने को लेकर और राजनीति जम्मू कश्मीर में बिजली, सड़क, पानी के तमाम मसलों को हल करने के लिए हो, लोगों के बीच में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मजा लोग जम्मू कश्मीर, राजनीति इन तमाम चीजों के लिए हो। अब राजनीति पाकिस्तानी नमक के ऊपर, सब्ज रुमाल के ऊपर, अब राजनीति ग्रेटर ऑटोनॉमी के ऊपर, अब राजनीति सेल्फ रूल के ऊपर, अब राजनीति रायशुमारी के ऊपर, अब राजनीति ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के ऊपर, अब राजनीति पाकिस्तान के ऊपर, अब राजनीति जो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा आता है, अब राजनीति उस पर जम्मू कश्मीर में ना हो। क्योंकि एक आपकी यूनियन टेरिटरी में अगर राजनीति इन तमाम चीजों पर आप अलाउ करते हैं तो बाकी प्रदेश भी और यूनियन टेरिटरियां भी आपसे सवाल पूछेंगी। अगर एक जगह पर अलगाववाद को पढ़ाया भी जा सकता है, उसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है, राजनीतिक संरक्षण भी उसको मिल सकता है और राजनीतिक संरक्षण मिलने के साथ साथ में उसको आर्थिक मदद भी मिल सकती है, तो फिर आप तमाम राज्यों को यह परमिशन दे दीजिए कि सब राज्य जो है
सेपरेटिज्म भी पढ़ाएं, सब राज्य जो है अलग होना भी पढ़ाएं, सब राज्यों की जो सेपरेटिज्म की डिमांडें हैं उन डिमांडों को रेज करने का भी उनको हक होना चाहिए। ये तमाम चीजें, इन्हीं चीजों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कदम जो है केंद्र सरकार ने उठाए हैं। उन तमाम कदमों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रोल बैक किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनको भी छोड़ दिया जाए और बाकी नेता भी छूट जाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता के बिल्कुल करीबी रिश्तेदार सज्जाद मुफ्ती को लद्दाख भेज दिया गया है। 5 साल के बाद वो दोबारा सरकारी नौकरी करने लगे हैं। हो सकता है शाह फैसल दोबारा से सिविल सर्विसेज में वापस आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है कुछ दिनों में आपको ऐसी कोई खबर भी सुनने को मिले। ये तमाम चीजें मुमकिन है, ये तमाम कुछ भी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है जी। तो इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को बहुत जरूरत है कांग्रेस पार्टी में कि आप मंथन करना शुरू करें, पार्टी के अंदर मंथन हो कि आखिरकार हमारी इस खस्ताहाली का, हमारी इस बदहाली का कारण क्या है। आप मंथन करें, मंथन करें और ये जो तीर दाएं बाएं इधर उधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ आपके दोस्त आपसे अलग होंगे, नाराज होंगे और आपका कद जो सुकड़ सुकड़ के अब सिर्फ राजस्थान तक रह गया है, खतरा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं राजस्थान भी आपके हाथों से न चला जाए।